नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब एंशिएंट इंडिया के साथ-साथ मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स भी अपलोड किए जा रहे हैं और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने अपने मॉडर्न इंडिया के पहले लेक्चर में डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन को जाना और समझा। आज के लेक्चर में हम अपने सेकंड टॉपिक, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, राइज ऑफ रीजनल पावर इन 18th सेंचुरी इन इंडिया यानी कि 18वीं सदी में क्षेत्रीय शक्तियों के उदय को समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 18th सेंचुरी में हम इन सभी राज्यों के उदय के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को समझें तो ये देखने को मिलता है कि 18वीं सदी में कोलैप्स ऑफ पॉलिटिकल पावर यानी कि राज्य व्यवस्था की पतन के बजाय हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। ठीक है, क्या हमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें देखने को मिलता है? देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर, ट्रांजिशन इन पावर, या ये सारे जो पॉइंट्स हम कह रहे हैं कि कोलैप्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, इन पॉइंट्स को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज्यादातर पहले के, अगर हम ओल्डर हिस्टोरियोग्राफी के बारे में बात करें तो 18वीं सदी को एज अ डार्क एज के तौर पे प्रेजेंट किया जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि किस तरीके से ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को कैरेक्टराइज किया था और किस तरीके से इस मुगल एम्पायर के डिक्लाइन को एक अनरीजनेबल तरीके से जस्टिफाई किया गया था। और अपने ब्रिटिशर्स, चूंकि ब्रिटिशर्स ने भी 18th सेंचुरी में ही अपना, बेसिकली अगर देखा जाए तो बैटल ऑफ प्लासी होता है, फिर बैटल ऑफ बक्सर होता है, जहां से कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल फुटहोल्ड को इंडिया में स्टैब्लिश किया था। तो अपने इस इस्टेब्लिशमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कि हमने जो ये काम जो किया है ये सही था या नहीं था, इसे जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने क्या दिखाया कि बेसिकली 18th सेंचुरी जो था वो एज ऑफ डार्क एज था इंडिया में। डार्क एज क्यों था? क्योंकि मुगल एम्पायर डिक्लाइन कर रहा था और यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल पावर नहीं था जो कि इंडिया को एक तरीके से अच्छा एक सुशासन दे सके, एक सुव्यवस्थित तरीके से रख सके। तो इसलिए ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया इंडिया को सिविलाइज करने का। तो ये एक झूठा झूठा इतिहास, एक गलत तरीके से, इस तरीके से उन्होंने लोगों को उस टाइम पे लोगों को समझाया, बताया, और ये परंपरा जो है वो चलती रही। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में आते हैं, जब हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में आते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि नहीं, हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ 18th सेंचुरी में कोई पॉलिटिकल कियोस नहीं था, कोई कोलैप्स नहीं था। अगर एक तरफ अगर मुगल अंपायर का डिक्लाइन हुआ तो उसी के साथ साथ में कुछ रीजनल पॉलिटिकल पावर्स का ग्रोथ हुआ। तो जो भी व्यवस्था थी वो एक तरफ से होके वो दूसरे तरफ पे जा रही है। पहले कहीं पे एक सिंगल पावर है तो अब छोटे छोटे पावर है। अगर एक सिंगल पावर के अंदर में पूरे के पूरे ट्रेड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सब कुछ अगर इनके अगर एम्बिट में चल रहा है, तो अब इन छोटे 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 राज्यों के एम्बिट में सारे चीज चल रहा है। तो हमें एब्सेंस ऑफ पावर नहीं बल्कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। हमें पॉलिटिकल केओस नहीं बल्कि राइज ऑफ रीजनल पावर देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें इस टाइम के इस टॉपिक को हमें पढ़ना और समझना पड़ता है कि किस तरीके से रीजनल पावर्स का ग्रोथ होता है, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं। आगे जैसे ही हम चलेंगे आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। तो आपको 2 पॉइंट याद रखना है। अगर आपसे कोई अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रीजनल पावर इन द 18th सेंचुरी के बारे में क्या पूछता है या आपसे जानना चाहता है, तो आप 2 पॉइंट जरूर बताएंगे कि at the same time there was a decline of Mughal power, but at the same time there was a rise of regional power. So it means there was transformation in the political structure of India. That is the first point. और सेकेंड पॉइंट क्या है? चूंकि मुगल अंपायर डिक्लाइन हो रहा है तो एक डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। शक्ति खत्म नहीं हो चुकी है, पहले केंद्रित थी, अब विकेंद्रीकरण हो रहा है। ठीक है, सो देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए
अब हम जैसा कि अब हमने देख लिया कि रीजनल पावर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इतिहासकारों ने इन रीजनल पावर्स को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। किसमें बांटा हुआ है? 3 कैटेगरी में। तो इन 3 कैटेगरी को हम क्या क्या कहते हैं? सबसे पहला जो है वो है सक्सेसर स्टेट, यानी कि जिसे हम उत्तराधिकारी राज्य कहेंगे। दूसरा हो जाते हैं न्यू स्टेट, यानी कि जिसे हम नए राज्य कहते हैं। और तीसरा होता है इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि कुछ स्वतंत्र राज्य। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें इस टॉपिक को, यानी कि राइज ऑफ रीजनल पावर्स के टॉपिक को पढ़ना और समझना है, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक से आते हैं। सक्सेसर स्टेट, न्यू स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, तो आज के हम इस लेक्चर में कन्फाइन क्या करेंगे, आज का जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो पूरा का पूरा हम सक्सेसर स्टेट्स को कवर करेंगे। ठीक है, हम न्यू स्टेट्स और इंडिपेंडेंट स्टेट्स को अपने अलग अलग स्लाइड्स में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ, या आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम अपने सक्सेसर स्टेट यानी कि उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर सक्सेसर स्टेट को जब हम देख रहे हैं, तो अगर इसके बेसिक डेफिनेशन को अगर हम समझना चाहते हैं, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसे राज्य थे जिन्हें मुगल गवर्नर्स ने स्टैब्लिश किया था। किसने किया था? मुगल गवर्नर्स ने इन्हें स्टैब्लिश किया था। ये ऐसे राज्य थे जिन्होंने मुगल शासकों के साथ में, यानी कि मुगल रूलर्स के साथ में एक अनौपचारिक संबंध रखा हुआ था, यानी कि एक फॉर्मल रिलेशन जो था इनका मुगल एम्परर्स के साथ में था, यानी कि ये मुगल एम्परर्स को रिकॉग्नाइज करते थे। पर उसी के साथ साथ में जिस लेवल पे थे, यानी कि जहां पे भी इनका रीजनल किंगडम सिचुएटेड था, और अगर यहाँ पे अगर मुगल एम्पायर है, तो बेसिकली ये अपने हर दिन के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के मामले में ये अपने आप में ऑटोनॉमस थे, यानी कि लोकल लेवल पे ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करते थे। ठीक है, तो आपको ये 3 फीचर्स याद रखने हैं सक्सेसर स्टेट के, और इसी को चाहे या तो आप पॉइंट फॉर्म में लिख दीजिए, या तो अगर आप सेंटेंस फॉर्म में अगर आर्टिकुलेट करना चाहते हैं इसके डेफिनेशन को, तो आर्टिकुलेट कर दीजिए। ठीक है, और इसके 3 प्रमुख एग्जाम्पल क्या हैं? बंगाल, हैदराबाद और अवध। इसे इस पॉइंट को पूरा का पूरा याद करने के लिए मैंने आप सभी के लिए एक निमोनिक एड दिया हुआ है, जिससे कि आपको इन सभी चीजों को याद करने में बहुत ही आसान रहेगा। और ये निमोनिक एड है गवर्नर्स अवेकन बंगाल एंड हैदराबाद। गवर्नर्स अवेकन बंगाल एंड हैदराबाद, GABH। तो गवर्नर्स ने किया, हमने देखा कि फाउंडेड बाय द मुगल प्रोविंशियल गवर्नर्स। ए से आपका हो जाएगा अवध, बंगाल और हैदराबाद तो आपके पास में है ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन तीनों राज्यों को, इनके डेफिनेशन को, और इनके क्यों इन्हें सक्सेसर स्टेट कहा जाता है। प्राइमरली सक्सेसर स्टेट का मतलब क्या होगा कि इन्हें मुगल गवर्नर्स ने, एक सबसे पहला कि मुगल गवर्नर ने फाउंड किया, दूसरा ये मुगल एम्परर्स को रिकॉग्नाइज करते थे, ऑल्दो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल एम्परर से परमिशन नहीं लिया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो सबसे पहला जो स्टेट है वो है बंगाल। यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए मैप भी दिया हुआ है। तो 3 स्टेट को आज हम कवर करने वाले हैं, अवध, बंगाल और हैदराबाद में। ठीक है, सबसे पहले हम किसको पढ़ने वाले हैं? बंगाल को। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर बात करें बंगाल के बारे में, तो बंगाल के राइज और उसके इंडिपेंडेंट होने के पीछे जिन पर्सनालिटी को हमें सबसे पहले पढ़ना है वो है मुर्शीद कुली खान। ठीक है, अगर हम मुर्शीद कुली खान के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये सारे आप जरूर नोट डाउन करें। तो सबसे पहले औरंगजेब ने इन्हें एज अ दीवान के तौर पे, दीवान क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्टर। तो सबसे पहले औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खान को एज अ रेवेन्यू कलेक्टर के तौर पे, यानी कि दीवान के तौर पर अपॉइंट किया था बंगाल में। फिर इसके बाद में 1710 में बहादुर शाह, किसने किया था? बहादुर शाह, जो कि औरंगजेब के बाद में मुगल एम्परर बनते हैं। इन्होंने फिर से मुर्शीद कुली खान को एज अ दीवान ऑफ बंगाल के तौर पे अपॉइंट किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि फारूक शियार, जो नेक्स्ट जो मुगल एम्परर होते हैं, उन्होंने मुर्शीद कुली खान को
एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर ऑफ उड़ीसा के तौर पे अपॉइंट किया था। फिर उसके बाद में 1717 में फारूक शियार ने उन्हें गवर्नर या नाजीम ऑफ बंगाल के तौर पे अपॉइंट किया। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है। तो 1717 एक लैंडमार्क पॉइंट है बंगाल के हिस्ट्री में। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही वो टाइम पीरियड है, यहीं से जब मुर्शीद कुली खान को फारूक शियार ने एज अ गवर्नर या नाजिम के तौर पे अपॉइंट किया था। धीरे धीरे 1717 से ही बंगाल जो है अपने इंडिपेंडेंट होने के पोजीशन के तरफ में या रास्ते की तरफ में बढ़ते जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें मुर्शीद कुली खान के बारे में, तो एक सक्सेसफुल मिलिट्री लीडरशिप होने के साथ साथ में इन्हें एक कुशल राजस्व प्रशासन यानी कि एक सक्सेसफुल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी जाना जाता था। और इसका आप एविडेंस आप देख भी सकते हैं कि कई बार उन्हें दीवान के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, इसी टाइम पे हम जब मुर्शीद कुली खान जब अपने गवर्नरशिप पे रहते हैं बंगाल के, तो हम देखते हैं कि कई सारे यूरोपियन पावर्स बंगाल में आते हैं, जैसे डच, फ्रेंच और इंग्लिश। और बंगाल एक मेजर ट्रेड डेस्टिनेशन के तौर पे उभरता है। ठीक है, हुगली सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट के तौर पे उभरता है। सिल्क, कॉटन, टेक्सटाइल्स, शुगर, ऑयल और क्लैरिफाइड बटर, ये मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट होते हैं जो कि हमें बंगाल में इस टाइम में देखने को मिलता है 18th सेंचुरी के अराउंड। ठीक है, इस टाइम पे हमें कई सारे बैंकर्स, ठीक है, कई सारे बैंकर्स और मर्चेंट्स देखने को भी मिलते हैं। जैसे उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नेम है उमी चंद के बारे में, दूसरा है खोजा वाजिद के बारे में, और तीसरा है जगत सेठ के बारे में। ठीक है, तीसरा है जगत सेठ। और इन सारे के सारे मर्चेंट्स और लीडर्स, जितने भी ये बैंकर्स होते हैं, इन्होंने मुर्शीद कुली खान को अपने पावर्स को कंसोलिडेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे मुर्शीद कुली खान एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उभर के आते हैं, जिन्हें कि ना सिर्फ अपने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करके रखा, बल्कि बंगाल को एक मेजर ट्रेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पे भी उभारने में मदद किया। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ और फीचर अगर हम बात करें कि मुर्शीद कुली खान का या रूलर्स ऑफ बंगाल का अपने मुगल एम्परर के साथ में कैसा रिलेशन था, तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं कि ही डिड नॉट डिफाइड द मुगल अथॉरिटी, मतलब मुगल एम्परर को वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। रेगुलरली सेंड द रेवेन्यू टू मुगल ट्रेजरी, ये भी एक पॉइंट है, यानी कि जो भी कर देना होता था वो भी दे रहे हैं। ही वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर। ये सारे पॉइंट्स याद रखना है। पॉपुलर फॉर हिज सक्सेसफुल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड डाइड इन 1727, यानी कि कब देहांत होता है इनका 1727 में, और उस समय मुगल एम्परर कौन होते हैं? मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलता है कि इस टाइम पे अगर हम मुगल अंपायर को देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक पॉलिटिकल कियोस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे जो मुगल के जो एम्परर्स होते हैं वो अपने पोजीशन को कंसोलिडेट नहीं कर पाते, रेवेन्यू भी उन्हें ठीक से नहीं मिल पाता है। लेकिन वहीं पे बंगाल है जो कि एक रेवेन्यू सरप्लस एरिया के तौर पे उभर के आता है। और उसका पॉइंट कैसे है, जो मैंने अभी फिलहाल में अभी आपको ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, कैसे यहाँ पे बैंकिंग और मर्चेंट क्लास है, कौन कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं, तो इस कारण से बंगाल एक रेवेन्यू सरप्लस एरिया के तौर पे उभर के आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी जरूर नोट डाउन करते हुए चलें। अब बात करते हैं मुर्शीद कुली खान के बाद में कौन कौन से गवर्नर्स रूलर्स यहाँ पे आए। तो मुर्शीद कुली खान ने अपने पोते पोते को यहाँ पे आप ग्रैंडसन के तौर पे कह सकते हैं कि, और ये ग्रैंडसन उसके बेटे का नहीं बल्कि उसकी बेटी का जो बेटा था, ये बात आपको याद रखना है। मुर्शीद कुली खान ने अपने बेटी के बेटे को, यानी कि बेटे का कौन है? सरफराज खान, उसे अपने उत्तराधिकारी यानी कि एज अ सक्सेसर के तौर पे इलेक्ट किया था। बट ये जो सक्सेशन था इसे चैलेंज किसने किया? सुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने। सुजाउद्दीन मोहम्मद खान कौन है? बेसिकली मुर्शीद कुली खान का सन इन लॉ। यानी कि जो तख्त के लिए जो लड़ाई था वो किसके बीच में हुआ?
बाप और बेटे के बीच में, ठीक है, फादर और सन के बीच में लड़ाई हुआ। और यहाँ पे ये किसके कारण से हुआ? मुर्शीद कुली खान ने। मुर्शीद कुली खान ने किसको अपॉइंट किया? अपने ग्रैंडसन को। और इसे ग्रैंडसन कौन है? सरफराज खान। फादर यहाँ पे कौन है? यानी कि मोहम्मद शाह के दामाद, यानी कि सन इन लॉ, तो वो है शुजाउद्दीन मोहम्मद। तो लड़ाई दोनों किसके बीच में चल रहा है? शुजाउद्दीन मोहम्मद और सरफराज खान। लेकिन इस लड़ाई में शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जो है वो शक्तिशाली उभर के आते हैं। ही इज अ ग्रेट कंटेंडर फॉर दैट। और बेसिकली वो सरफराज खान से इस गद्दी को हथिया लेते हैं और वो बनते हैं नेक्स्ट गवर्नर ऑफ द बंगाल या नेक्स्ट रूलर ऑफ द बंगाल। और इसे मोहम्मद शाह ने इस पोजीशन को इंडोर्स भी किया था, यानी कि इस सक्सेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है। इसके बाद जब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान जब डेथ जब होता है, तो फिर सरफराज खान उनके बेटे जो हैं वो फिर से गद्दी को अपनाते हैं, गद्दी पे आते हैं और फिर से इसे मोहम्मद शाह ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन इनका जो कालक्रम था वो बहुत ही छोटा रहा और बाद में इन्हीं के आर्मी कमांडर अलीवर्दी खान ने इन्हें एक मिलिट्री कूप में इनका पोजीशन जो है वो हथिया लिया था। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बेसिकली सरफराज खान जो है वो एक इनकॉम्पिटेंट रूलर के तौर पे उभर के आते हैं। ठीक है। पहले वो अपने फादर से हारते हैं और बाद में फिर अपने ही आर्मी कमांडर से उन्हें वो हार जाते हैं और इस तरीके से अलीवर्दी खान बंगाल के गवर्नर के तौर पे उभर के आते हैं। अलीवर्दी खान का जो पीरियड है बंगाल की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी जो मुगल रूलर है वो अभी भी मोहम्मद शाह है। ये कैसे इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला चीज तो ये है, इट मार्क्ड अ वर्चुअल ब्रेक विद द मुगल एम्पायर, नो रेफरेंस टू एम्परर एंड फ्लो ऑफ रेवेन्यू, नो फॉर्मल डिफेंस ऑफ मुगल अथॉरिटी, ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन फ्री फ्रॉम इंपीरियल कंट्रोल। तो इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप दो तरीके से कंपैरिजन में पढ़िए। एक तरफ में आप रखिए मुर्शीद कुली खान को और दूसरी तरफ में रखिए अलीवर्दी खान को। तो मुर्शीद कुली खान के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि रेवेन्यू जो है वो रेगुलरली मुगल एम्परर को भेजा जाता था। जो भी बंगाल के अंदर में जो भी अपॉइंटमेंट होगा, खुतबा होगा, कॉइन का जो मिंटिंग होगा, उस पे मुगल इन सारे के सारे चीजों पे देखो, अपॉइंटमेंट किसको करना है, किसको नहीं करना है, क्या पॉलिसी होगा, क्या पॉलिसी नहीं होगा, ये सब का सब डिसाइड कौन कर रहा है? मुर्शीद कुली खान ही डिसाइड कर रहा है। लेकिन एज अ फॉर्मल रेस्पेक्ट के तौर पे ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन मुगल एम्परर को पहुंचता था। उनका काम था कि हाँ चलो एक बार रेफरेंस दे दिया। लेकिन अलीवर्दी खान में क्या होता है कि एक तरीके से ये जो कंप्लीट जो ब्रेक है ये हमें देखने को मिलता है। अब सिर्फ और सिर्फ हाँ ठीक है मुगल एम्परर हैं, हम उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। अब लेकिन क्या होगा अलीवर्दी खान से? ना ही रेवेन्यू भेजा जाएगा, कोई भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी को मनसबदार बनाना है, किसी को क्या अथॉरिटी देना है, रेवेन्यू का क्या रेट होगा, ट्रेड कैसे होगा, सारे के सारे पॉलिसीज अब क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ अलीवर्दी खान अपने तरीके से डिसाइड कर रहे हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन नहीं भेजना है मुगल एम्परर के पास में। तो एक तरीके से एक वर्चुअल ब्रेक हमें देखने को मिलता है, एक कंप्लीट ब्रेक देखने को मिलता है। तो हमें मुर्शीद कुली खान से ये एक इंडिपेंडेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जो कि अलीवर्दी खान के टाइम पे जाके कंसोलिडेट करता है। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद में चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें फिर से अगर हम बात करें अलीवर्दी खान के बारे में तो कुछ मेजर चैलेंजेस जो है वो हमें अलीवर्दी खान के टाइम में देखने को मिलते हैं बंगाल के टाइम में। जिसमें सबसे पहला है कि उन्हें मराठाओं और अफगानों की तरफ से बहुत सारे पॉलिटिकल चैलेंजेस मिले। मराठाओं के साथ में लड़ाई करते करते उनके फाइट में वो उस बैटल को हार जाते हैं और फाइनली जो एक टर्म्स पे जिन्हें उन्हें मराठाओं के साथ में अग्री करना पड़ता है वो होता है कि चौथ उन्हें देना पड़ता है। जब हम मराठाओं की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दो प्रकार के रेवेन्यू या टैक्सेशन एक सिस्टम हुआ करता था। एक होता था चौथ और दूसरा होता था सरदेश मुखी। तो चौथ क्या है? बेसिकली रेवेन्यू जो कलेक्ट किया गया है उसका एक चौथाई यानी कि 1/4 ऑफ द रेवेन्यू। तो जब मराठाओं ने अलीवर्दी खान को जब हरा दिया था तो उन्होंने
अलीवर्दी खान से बंगाल के रेवेन्यू का 1/4 हिस्सा मांगा था, जो कि अलीवर्दी खान ने अग्री किया था कि वो मराठाओं को देंगे। इसी टाइम पे उन्हें अफगान के तरफ से भी चैलेंजेस मिले थे, बट अफगान के प्रॉब्लम को उन्होंने सक्सेसफुली डील कर लिया था। इन अफगान ट्रूप्स ने, जो कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा खान, इन्होंने पटना को हथिया लिया था। उस समय बंगाल के एरिया में बंगाल आता था, आज के डेट का बिहार भी आएगा और उड़ीसा भी आएगा, तो ये तीनों बंगाल के सूबे के अंदर में आते थे। तो पटना को यहाँ के अफगान लीडर ने, मुस्तफा खान ने ऑक्युपाई कर लिया था, जिसे कि अलीवर्दी खान ने डिफीट करके फिर से पटना को रिकवर कर लिया। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है वो 1756 यानी कि 1756 में होता है, और अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दौला को सक्सेसर अपॉइंट किया था। ठीक है, तो अब बनते हैं सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला के टाइम पे कौन है मुगल एम्परर, वो है आलमगीर टू। ठीक है, अब जब सिराजुद्दौला जब गवर्नरशिप का जब पोस्ट मिला, तो इनके सक्सेशन को दो लोगों के तरफ से चैलेंज दिया गया था। शौकत जंग, जो कि फौजदार ऑफ पूर्णिया थे, और घासेती बेगम, जो कि अलीवर्दी की डॉटर थी। घासेती बेगम अपने बेटे को बनाना चाहती थी, लेकिन जो अलीवर्दी खान थे, उन्होंने अपने सिराजुद्दौला के कॉम्पिटेंस को देख के उन्हें एज ए सक्सेसर के तौर पे नॉमिनेट किया था। ठीक है, फाइनली इस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल लड़ाई यहाँ पे जो चलता है, जो पॉलिटिकल फाइट चलता है, इसमें कई सारे एक डिस्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमें बंगाल में देखने को मिलता है, और इसी डिस्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन के कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फुटहोल्ड मिलता है कि वो आके बंगाल में अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। और फाइनली 1757 में जो प्लासी कॉन्स्पिरेसी या बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है, इस तरीके से बंगाल का जो इंडिपेंडेंस, जो हमें मुर्शीद कुली खान से देखने को मिलता है, वो फाइनली 1757 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी में आके एंड हो जाता है, और यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का राइज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद का जो कहानी होगा, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने पावर को कंसोलिडेट किया, वो हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बंगाल के टॉपिक को हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है। आपको याद रखना है, मुर्शीद कुली खान से लेके सिराजुद्दौला तक, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट 3 हमारे रूलर्स हैं, सबसे पहला है मुर्शीद कुली खान, दूसरा है अलीवर्दी खान, और तीसरा है सिराजुद्दौला। और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, आपको उनको याद रखना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो इस तरह से हमने अपने पहले सक्सेसर स्टेट यानी कि बंगाल को हमने कवर कर लिया है। अब हम जिस अपने नेक्स्ट स्टेट को कवर करेंगे सक्सेसर में के पॉइंट में, वो रहेगा हैदराबाद। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हैदराबाद के बारे में। अगर हैदराबाद के बारे में बात किया जाए तो 1724 यानी कि 1724 में चिन कुलिज खान 1724 में चिन कुलिज खान ने, जिन्होंने आगे चलकर निजामुल मुल्क असफ जहां का टाइटल लिया, के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका बेसिकली हैदराबाद का जो फाउंडेशन होता है एज अ सक्सेसर स्टेट के तौर पे, किसके लीडरशिप में हमें देखने को मिलता है, चिन कुलिज खान जिन्होंने कि आगे चलकर निजामुल मुल्क असफ जहां का टाइटल लिया। पिछले लेक्चर में जब हम उसे पिछले लेक्चर में यानी कि अपनी डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर को पढ़ रहे थे, तो मैंने आप सभी के साथ में चर्चा किया था कि मुगल मनसबदार में कई सारे ग्रुप हुआ करते थे, बट उन सभी मनसबदारों में से जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप थे, वो थे तुरानी, दूसरा था ईरानी, और तीसरा था हिंदुस्तानी। तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। और चिन कुलिज खान तुरानी ग्रुप के लीडर थे। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है कि चिन कुलिज खान जो होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तुरानी ग्रुप से। तो इस टाइम पे हर ग्रुप जो था यानी कि मनसबदारों का ये जो कैटेगरी था, जो ये ग्रुप था, अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता था मुगल एम्पायर में। और इसी टाइम पे हमें एक फेमस पर्सनालिटीज देखने को मिलते हैं, जिन्हें कि हम सैयद ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, यानी कि किंग मेकर्स के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। सैयद ब्रदर्स में 2 ब्रदर होते हैं,
अलीवर्दी खान और दूसरा होता है हुसैन अली खान। ठीक है, तो इस टाइम पे इन सैयद ब्रदर्स जो है वो काफी प्रोमिनेंस में आते हैं और इस टाइम पे उन्होंने फारूक शियार जो कि मुगल एम्पर थे उन्हें मार डाला था और अपने एक पपेट रूलर को, यानी कि उस टाइम पे किसे बनाया, मोहम्मद शाह को उन्होंने थ्रोन पे बैठाया था। बेसिकली एक पपेट रूलर के तौर पे बताया था, क्यों, क्योंकि वो इनके सारे, ताकि वो इनके सारे बातों को मान सके। ठीक है, अब चूंकि पूरा का पूरा कंट्रोल सैयद ब्रदर्स के हाथों में था, तो एक टाइम के बाद में मोहम्मद शाह और बाकी अदर जितने भी पार्टीज होते हैं, यानी कि जो मनसबदारों के जो ग्रुप थे, उन सबको ये चीज नहीं पसंद आने लगा। फिर बाद में क्या हुआ कि निजाम ने जो अदर जो ग्रुप थे, याद रखना है कि सैयद जो थे वो हिंदुस्तानी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो निजामुल मुल्क ने क्या किया कि तुरानी और ईरानी ग्रुप के जितने भी मनसबदार थे, जितने भी नोबल्स थे, उनको कंबाइन किया और फिर सैयद ब्रदर्स को डिफीट करके उन्हें मार डाला। ठीक है, इसके बाद में मोहम्मद शाह ने चिन कुलिज खान को एज अ मुगल अंपायर के वजीर के पॉइंट पे अपॉइंट किया, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट पे अपॉइंट किया। ठीक है, तो ये कहानी था कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चिन कुलिज खान के बारे में। इसी टाइम पे क्या होता है कि हैदराबाद बेसिकली मुगल का एक जो कई सारे मुगल के प्रोविंसेस थे, उनमें से एक प्रोविंस था डेक्कन, और डेक्कन का जो जहाँ पे जो कैपिटल था, प्रोविंशियल कैपिटल था, वो था हैदराबाद। तो यहाँ पे जो मुगल के गवर्नर जो थे मुबारिज खान, ठीक है, आपको याद रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, मुबारिज खान ने काफी इस पॉलिटिकल केओस को देखते हुए उन्होंने वो एक तरह से इंडिपेंडेंट रूलर की तरह से एक्ट कर रहे थे और मुगल अथॉरिटी को डिफाई कर रहे थे। 1723 में जब चिन कुलिज खान, इस टाइम पे मोहम्मद शाह ने उन्हें एज अ वजीर के तौर पे, एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट किया था, तो 1723 में निजाम ने मुबारिज खान को हराया और फिर धीरे धीरे करके अपने आप को उन्होंने सूबेदार भी वहां का घोषित किया और फिर धीरे धीरे अपना पावर जो है उन्होंने डेक्कन के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि बेसिकली हैदराबाद में अपने आप को सूबेदार बना के अपना पोजीशन उन्होंने वहां पे कंसोलिडेट करना चालू किया। और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए 1740 में उन्होंने कंप्लीटली मुगल अंपायर से अपना रिलेशन ब्रेक कर लिया और वो कंप्लीटली डेक्कन में आके बस गए। ठीक है, तो कई बार इतिहासकारों ये भी माना जाता है कि 1740 को माना जाता है एज द डेट ऑफ एक्चुअल इंडिपेंडेंस ऑफ हैदराबाद। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, 1724 भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे याद रखना है कि फाउंडेड 1724 जो है उसको बेसिकली फाउंडेड के तौर पे माना जाता है और एक्चुअल इंडिपेंडेंस का जो डेट जो माना जाता है, ये बात आपको याद रखना है, 1740 माना जाता है। तो ये दोनों डेट्स जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म आपसे पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो अब कुछ और पॉइंट्स अगर हम बात करें कि इस टाइम के फीचर, अगर हम चिन कुलिज खान के रिलेशन विद द मुगल अंपायर के बारे की कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि इन सक्सेसर स्टेट का क्या फीचर था कि ये मुगल एम्परर्स को एज अ सिंबॉलिक अथॉरिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज करेंगे, बट अपने लोकल लेवल पे ये एक इंडिपेंडेंट तरीके से बिहेव करेंगे। तो रेवेन्यू तो खैर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो कॉइन्स को जो मिंट जो किया जाता था, यानी कि इस टाइम पे जो कॉइन्स जो मिंट हो रहे थे हैदराबाद में, उसमें मुगल एम्परर का ही सिंबल इस्तेमाल किया जाता था। जो फ्राइडे प्रेयर जो होता है, यानी कि जो खुतबा का जो रीडिंग किया जाता है, उसमें भी मुगल एम्परर का ही नाम दिया जाता था। लेकिन लोकल लेवल पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, रेवेन्यू मैटर और किस ऑफिशियल को किस पॉइंट पे अपॉइंट करना है, डिसमिस करना है, ये सब कौन करता था, ये सब करते थे रूलर्स ऑफ हैदराबाद, निजाम बेसिकली करते थे। तो लोअर लेवल पे एक इंडिपेंडेंस रहेगा, बट मुगल अथॉरिटी को एज ए सिंबॉलिक अथॉरिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप याद रखें। अब निजाम के डेथ के बाद में फिर से होता है वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अब वॉर ऑफ सक्सेशन किसके बीच में होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है नासिर जंग के बीच में और मुजफ्फर जंग के बीच में। नासिर जंग कौन है, वो होते हैं निजाम के बेटे
और मुजफ्फर जंग होते हैं ग्रैंडसन ऑफ निजाम यानी कि उसके पोते। ठीक है, इसी टाइम पे हम क्या देखते हैं कि हैदराबाद के पॉलिटिक्स में फॉरेन पावर्स इंटर करते हैं। कौन से हैं वो दो फॉरेन पावर्स? एक तरफ है ब्रिटिशर्स और एक तरफ है फ्रेंच। ठीक है, नासिर जंग को हेल्प मिलता है ब्रिटिशर्स के तरफ से। ठीक है, और मुजफ्फर जंग को जो हेल्प मिलता है वो मिलता है फ्रेंच के तरफ से। ये बात आपको याद रखना है। नासिर जंग को हेल्प मिला ब्रिटिश के तरफ से, मुजफ्फर जंग को हेल्प मिलता है फ्रेंच के तरफ से। और फिर जो इसमें लड़ाई होता है तो फाइनली इसमें मुजफ्फर जंग एज अ विक्टोरियस इमर्ज होके आते हैं, यानी कि एक तरीके से फ्रेंच का हमें दबदबा देखने को मिलता है। फ्रेंच इस टाइम में ड्यूप्लेक्स के अंदर में ऑर्गेनाइज थे उनकी लीडरशिप में। ठीक है, और मुजफ्फर जंग विक्टोरियस उभर के आते हैं। ये पॉइंट सभी आपको याद रखना है। फिर अगर बात करें कि हैदराबाद के फर्दर सिचुएशन के बारे में क्या होता है, तो कई सारे इसमें निज़ाम उभर के आते हैं, लेकिन 1805 जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है हैदराबाद की हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इसके बाद से, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, कि जब वॉर ऑफ सक्सेशन होता है मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में, इसी टाइम पे ब्रिटिश और जो फ्रेंच है वो अपना स्टैब्लिश या फिर अपना रूट्स जो है या फिर अपना फुट जो है वो हैदराबाद की पॉलिटिक्स में इंटर कर जाते हैं। और फिर धीरे धीरे इनका यहाँ से वर्चस्व बढ़ना स्टार्ट, ब्रिटिशर्स का और फ्रेंच का वर्चस्व बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। फाइनली 1805 में ब्रिटिश जो है वो हैदराबाद को अपने प्रोटेक्शन में ले लेते हैं। कैसे लिया जाता है, किस तरीके से, क्या क्या पॉलिसी, किस पॉलिसी के तहत इन्हें अपने कंट्रोल में लिया गया, इसके पीछे का जो पूरा का पूरा स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे कौन से अपने टॉपिक पे, यानी कि जो इस नेक्स्ट टॉपिक के बाद। अभी हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो है राइज ऑफ रीजनल पावर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो रहेगा एडवेंट एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें हम पूरे तरीके से देखेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज, कौन कौन से मेथड, किस तरीके से मैनिपुलेट करके ब्रिटिशर्स ने अपने पावर को इंडिया पे कंसोलिडेट किया। तो इसके बाद का जो फर्दर जो कहानी होगा वो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। इस टॉपिक के लिए आप सभी नाजिम निज़ाम के बारे में और मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बारे में जरूर ध्यान में रख लें। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट जिस सक्सेसर स्टेट को हमें पढ़ना है वो है अवध। अभी तक हमने बंगाल को कवर कर लिया और हैदराबाद को कवर कर लिया है। अब हम कवर करने वाले हैं अवध को, यानी कि जो कि हमारा लास्ट सक्सेसर स्टेट है। तो अवध में जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे पहले पर्सनैलिटी जो उभर के आते हैं वो है सदत खान के अंदर में। अगर सदत खान के बारे में बात करें तो 1722 में सदत खान को 1722 में मुगल एम्परर उस टाइम पे थे मोहम्मद शाह, इन्होंने सदत खान को अवध के गवर्नर के तौर पे या गवर्नर के पोस्ट पे अपॉइंट किया था। और कुछ ही टाइम में इन्होंने अवध के एडमिनिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली कंट्रोल किया था। कई सारे इस टाइम पे जो लोकल राजा और जो लोकल जो चीफ थे उनका रेविलियंस हुआ था और सदत खान ने सक्सेसफुली कंट्रोल कर लिया था। इसी से खुश होकर मोहम्मद शाह ने सदत खान को बुरहन उल मुल्क का टाइटल कन्फर किया था। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि बुरहन मुल्क का टाइटल सदत खान को किसने कन्फर किया था और किस कॉन्टेक्स्ट में किया था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट सदत खान के बारे में जानते हैं। 1739 से लेके 1740 के बीच में पर्शियन किंग नादिर शाह का इन्वेजन होता है इंडिया में। ठीक है, क्या होता है? नादिर शाह का इन्वेजन होता है। इस इन्वेजन को कंट्रोल मुगल एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए, बचाने के लिए नादिर शाह सदत खान ने काफी एक्टिव रोल प्ले किया था। और इसके बदले में सदत खान चाहते थे कि मोहम्मद शाह उन्हें वजीर के तौर पर अपॉइंट करे। लेकिन जैसे पिछले स्लाइड में आपने देखा जब हम हैदराबाद के बारे में बात कर रहे थे, तो मोहम्मद शाह ने निजाम को एज अ वजीर के तौर पे अपॉइंट किया था। अब इस कारण से सदत खान और मोहम्मद शाह के बीच में काफी टकराव हो गया और ईर्ष्या से या बदले की भावना से उन्होंने क्या किया, अभी भी निजाम का जो इन्वेजन जो है वो चल ही रहा है। अभी तो पहले नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हुआ था, अभी तक दिल्ली तक पहुंचा नहीं था, लेकिन वो काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे यहाँ पे। तो जब उन्हें वजीर का पोस्ट नहीं दिया गया तो उन्होंने जाके, यानी कि सदत खान ने जाके
ना नादिर शाह को जाके हेल्प किया, यानी कि उनके साइड में जाके उन्होंने फाइट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन हो जाता है। अब नादिर शाह जो था वो काफी एक हॉटी पर्सनैलिटी या एक हॉटी टेम्परामेंट का और एक एरोगेंस से भरा हुआ एक इंसान था, और उसने जब डिसाइड कर लिया, वो अपने आगे किसी का को देखता नहीं था, जो सोचता है कि मैंने डिसाइड कर लिया तो वही सही है। अब इस पॉइंट से सदत खान को इस पॉइंट से भी दिक्कत हो गया। अब सिचुएशन ऐसा हुआ कि एक तो सदत खान ने पहले जाके नादिर शाह को हेल्प कर लिया, और जब नादिर शाह का ऐसा रूड बिहेवियर देख के जिसमें सदत खान को भी रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, और फिर जब नादिर शाह ने जब फाइनली जब दिल्ली को जब कैप्चर कर लिया, तो अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि सदत खान न मुगल अंपायर के तरफ के रह गए और ना ही नादिर शाह के रह गए, तो दोनों तरफ में जो किसी साइड के नहीं रह गए, और शर्म के मारे हताश होके उन्होंने क्या किया, जहर खा के अपना आत्महत्या कर लिया। तो इस तरीके से सदत खान का एक, हम टॉप के पॉइंट से जाके देखते हैं और किस तरीके से एक लो पॉइंट पे आके उनका एंड होता है। ठीक है, तो ये था सदत खान के बारे में। अब इनके बाद, सदत खान के बाद जो गवर्नर जो बनते हैं अवध के, वो बनते हैं सफदरजंग, जो कि सदत खान के सन इन लॉ थे, यानी कि दामाद थे। ठीक है, सदत खान के बारे में के टाइम पे जो सबसे सफदरजंग के टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें देखने को मिलता है, वो ये है कि इनके सामने, आपने अभी देखा कि नादिर शाह इंडिया में अभी भी अवेलेबल है, तो और नादिर शाह, अब यहाँ पे अवध में इशू हो चुका है सक्सेशन का, और नादिर शाह का सिर्फ एक ही इंटेंशन था कि वो रूल नहीं करना चाहते थे इंडिया में, बल्कि उनका काम था कि जितना से ज्यादा बूटी कंट्रोल को वो हासिल कर सकें, यानी कि जितना भी वॉर बूटी हो सकता है, जितना भी कंट्रोल करो, कलेक्ट करो, और फिर उसे पर्शिया में लेके जाओ। तो ये इनका एक मेन एजेंडा था। तो उन्होंने सफदरजंग के सामने एक चैलेंज रखा कि अगर आप मुझे सर्टेन अमाउंट अगर आप नहीं देंगे, तो मैं आपके जो थ्रोन है मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, और मैं आपको उस पोस्ट पे बैठने नहीं दूंगा। फाइनली सफदरजंग ने अपने एबल स्टेट्समैनशिप से 20 मिलियन रुपीस का एक पेशकश नादिर शाह को दिया, और अपना जो सक्सेशन का जो इशू था उसे वहीं पे खत्म करवा दिया। ठीक है, और फिर 1754 तक सफदरजंग का जो रूल जो है वो कंटिन्यू रहा। बाद में इन्हें अहमद शाह, जो कि मुगल एम्परर थे, उन्होंने सफदरजंग को एज अ वजीर, मुगल एम्पायर के वजीर के तौर पे भी अपॉइंट किया, और 1754 तक इनका जो एक रूल जो है कंटिन्यू करता है। अब इनके डेथ के बाद में कौन बनते हैं गवर्नर? शुजा उद दौला, जो कि सफदरजंग के एकमात्र इकलौते बेटे होते हैं। ठीक है, इन्हें अपॉइंट, अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो आलमगीर टू ने इन्हें अपॉइंट किया था एज अ गवर्नर के तौर पे। एज अ वजीर के तौर पर इन्हें शाह आलम ने अपॉइंट किया। और एक पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, अफगान इन्वेडर, ही जॉइंड द अफगान इन्वेडर अहमद शाह अब्दाली। अब इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। सफदर शुजा-उद-दौला के टाइम पे जो सबसे ज्यादा जो इन्हें चैलेंज जो मिला, वो था मराठाओं के तरफ से। इस टाइम पे मराठा जो है वो काफी अपने हाइट पे थे, और एक पैन इंडिया अंपायर को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और इसका ये चीज शुजा-उद-दौला को पसंद नहीं था। तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, यानी कि जब अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में जब फाइट हुआ, तो शुजा ने मराठाओं से ईर्ष्या के कारण से, जो प्रॉब्लम उनके एडमिनिस्ट्रेशन में किया था, उस ईर्ष्या के कारण से शुजा-उद-दौला ने साइड किसका लिया? अहमद शाह अब्दाली का। और इसका एक नेगेटिव रेपरक्यूशन हमें इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो ये था कुछ शुजा-उद-दौला के बारे में। अब इसके बाद क्या होता है, जो आगे का जो स्टोरी है, कहानी है अवध का, वो हम पढ़ेंगे फिर ब्रिटिश एम्पायर के बारे, ब्रिटिश का जब कंसोलिडेशन होता है, तो मेन एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से हमको स्टार्ट करना है, वो रहता है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, यहाँ से ये एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हमने, अगर हम अपने तीनों सक्सेसर स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हमें क्या देखने को मिलता है? एक तो सबसे पहला हमने पढ़ा बंगाल के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा हैदराबाद के बारे में, और तीसरा हमने पढ़ा अवध के बारे में। तीनों में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हैं।
हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरीके से बंगाल प्रॉपरली फंक्शन कर रहा था उसी तरीके से हैदराबाद फंक्शन करता है और उसी तरीके से अवध करता है। अभी अभी अवध में आपने देखा कि एक तरीके से अलीवर्द लास्ट जो अगर हम बंगाल के बारे में बात करें तो लास्ट गवर्नर जो मुगल के तरफ से अपॉइंट किया गया था वो खुद होते हैं मुर्शीद कुली खान। ठीक है, हैदराबाद में भी लास्ट जो हमें देखने को मिलता है वो हो जाते हैं निजाम। लेकिन अवध में हमें इवन सादत खान तक या फिर सूजा तक भी अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि ये मुगल एम्परर्स के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे। तो तीनों के नेचर में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज होने के साथ साथ में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, और ये आपको जब मैंने समझाया है तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ में मैंने जो कुछ स्टोरीज और जो पॉइंट्स बताए हैं आप उन्हें भी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमने सभी सक्सेसर स्टेट को कवर कर लिया है और नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के जो 2 पॉइंट्स हैं इसी टॉपिक के अंदर में, यानी कि जो न्यू स्टेट्स था और दूसरा जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, हम उन्हें कवर करेंगे। तो आप सभी इन सारे लेक्चर्स को जरूर रिवाइज करें और कोई भी डाउट अगर होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।